हेलो एवरीवन। तो घटना चक्र आई दृश्य की जो करंट अफेयर ईयरली एडिशन आई है, ठीक है ना, उसमें ईयरली कहने का यही मतलब हुआ कि जो करंट अफेयर सेगमेंट है वो आपको जनवरी 1 2023 से कंप्लीट कवरेज है जनवरी 10 2024 तक। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो फॉर एनी एग्जाम। देखो ये जो एडिशन बनाई गई है वो बेसिकली बनाया ही इसी तरीके से गया है कि यूपीपीसीएस जो आरओ का एग्जाम होने वाला है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का मार्च 17 को होने वाला है, उसके लिए छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के लिए भी किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इसको यूज कर सकते हो, चाहे वो एचपीएससी हो, सीजीपीएससी हो। फिर एक बहुत ही एग्जाम जो रिसेंट एग्जाम होने वाला है सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एएसओ और एसओ का, उसके लिए भी ये एग्जाम, ये बुक जो होगा ना वो एकदम 100% वैलिड होगा। ठीक है, एकदम आपको इस पर शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, जितनी बार हो सके पढ़ लो, लेकिन इस पर डाउट नहीं करना आपको। ठीक है, फिर झारखंड का जनरल ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होने वाला है जेएसएससी लेवल, वो आजकल में ही होने वाला है, इसीलिए ये बुक में मेंशन किया गया है। ये करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी एक साल कराया था पिछली बार। तो आप एक काम करना, अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ये तो कंफर्म है कि जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक ये कैरी आउट करेगा। वो वाली जो करंट अफेयर बुकलेट थी ना वो अप्रैल तक थी, अगस्त 2022 से अप्रैल तक। अगर आपके पास इसको देखने के बाद कुछ समय बचता है तो उसके साइंस एंड टेक एनवायरमेंट वाले पोर्शन को सुन लेना, क्योंकि न्यूज़ आसपास में वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग नेशनल करंट अफेयर वाले चैप्टर में मूव करेंगे। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर वाले चैप्टर को मूव करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट करंट दृष्टि ईयरली बुक। आराम से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ चिल्लाना मत, क्योंकि मुझे खुद पीडीएफ नहीं मिला है 100%। ठीक है, तो पीडीएफ मत चलाना। अच्छा हाँ, अगर कोई डाउट होगा, कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा, तो आप आईएसपी से सिंप्लीफाइड विद द सेम हैंडल आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, मतलब मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो रिप्लाई मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप ग्रुप और चैनल पे जुड़ सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल करंट अफेयर एंड यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पॉलिटिकल एंड नेशनल अफेयर के साथ। ठीक है, तो पहला हमारा करंट अफेयर का सेगमेंट है, उसमें कह रहा है असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स। 2023 में जो 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए थे उसके बारे में समझते हैं। बेसिकली ये जो अक्टूबर 9 2023 को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था असेंबली इलेक्शन, जो कि 5 स्टेट के लिए किया गया था। कौन कौन से 5 स्टेट थे वो? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम। आपको पता होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम। ठीक है, एमपी जहाँ पे 230 सीटें हैं, राजस्थान जहाँ पे 199 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ जहाँ पे 90 सीटें हैं, मिजोरम जहाँ पे 40 सीटें हैं, तेलंगाना जहाँ 119 सीटें हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था असेंबली इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट डेज था, 7 से लेकर 30 2023 नवंबर में ये कंडक्ट करवाना था। ठीक है, 5 स्टेट में जो वोट काउंटिंग हुआ वो कब हुआ? तो दिसंबर 3 2023 को। 4 स्टेट की रिजल्ट आई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, और इनका पोल अनाउंस हुआ दिसंबर 3 2023 को। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन की बात कर लें। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 230 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हुई थी मध्य प्रदेश में, जो कि कब हुआ था ये वोटिंग इलेक्शन? नवंबर 17 2023 को। जो 15th असेंबली मध्य प्रदेश का था वो जनवरी 6 2024 को एंड होने वाला था। ठीक है, एंड हो चुका अब, जिसमें से 35 अभी टोटल सीट्स की बात करें तो 230 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मध्य प्रदेश में से, उसमें से 35 जो सीटें हैं वो आपको रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, एंड 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं आपको शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे, एससी और एसटी की पॉपुलेशन की बात करेंगे, एसटी की खास करके गौंड ट्राइब्स आपको वहाँ मिल जाती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, आप अगर चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेशन से आपकी थोड़ी कैलिबर बढ़ेगी, थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि आपको समझना होगा कि कौन सी पार्टी किस चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, और वहाँ पे किस किस तरीके की क्लॉजेज हैं, ये आपको समझना होगा। टोटल जो है ये याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। 77.15% जो था वो वोटिंग हुआ था, रिकॉर्ड किया गया था। देखिए, वोट काफ़ी अच्छे पड़े हैं, 77.15% इज़ अ गुड परसेंट फॉर द वोटिंग। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कहीं पे कुछ अगर एक्सेप्शनल होता है उसको ध्यान रखना होता है करंट अफेयर में। करंट अफेयर जो सेगमेंट होता है उसमें पहले तो आप एग्जाम कैसे देते हो वो मैटर करता है। आप बैंकिंग दे रहे हो, वन लाइनर्स एग्जाम एसएससी सीजीएल दे रहे हो, तो ये हमारा पहला लेवल ऑफ करंट अफेयर हो गया। ये फर्स्ट लेयर होता है जो आपको बैंकिंग एसएससी सीजीएल को कैरी आउट करता है। उसके बाद अगर आप पीसीएस लेवल पे जाते हो, या फिर एग्जाम जैसे सीएसआईआर हो गया, ईपीएफओ हो गया, या फिर कहीं पे जो एग्जाम थोड़ा कंडक्ट कराया जा रहा है, सेंसुअल एग्जाम है, थोड़ा सेंसिटिव एग्जाम है, उस केस में आप क्या करोगे? सेकंड लेयर ऑफ करंट अफेयर को भी पढ़ोगे। सेकंड लेयर कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपने वन लाइनर तो पढ़ लिया, जान लिया, नेम, डेट, डेज, अपॉइंटमेंट, ये सब जान लिया। सेकंड लेयर में क्या होता है? उसके अंदर जाना होता है, अंदर जाकर के थोड़े से उसके बारे में इंफॉर्मेशन और गैदर करना होता है। जैसे मैं अगर बोल दूं क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, तो वन लाइनर में समझ लो बस क्रायोजेनिक इंजन होता है। लेकिन आपको अगर मैं सेकंड लेयर की बात करूं तो क्रायोजेनिक इंजन किसको कहते हैं? वैसे इंजन जो
मिनिमम टेम्परेचर में भी काम करेंगे, जैसे -40 -20 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर जाएगा अच्छे से। तो ये आपको समझना होगा सेकेंड लेयर ऑफ करंट अफेयर में। तो ये हो गया पीसीएस लेवल, या फिर यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, या फिर सीएसआईआर एग्जाम टाइप के लेवल में हो गया। फिर एक तीसरा लेवल होता है जहां पे आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और उससे निकलना होगा। और वो तीसरा पार्क कौन सा होगा? तीसरा होगा हमारा यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसमें फुल ऑन टेस्ट लेती है, ठीक है। उसमें आपको क्रायोजेनिक, देखिए पहले तो आपने इंजन समझ लिया, क्रायोजेनिक इंजन जान लिया। अब आपको क्या करना है ना, क्रायोजेनिक इंजन जो है वो किस किस चीज़ों पे बेस्ड है, उसकी बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है उसको समझना है। उसमें कौन सी फ्यूल को यूज़ करते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड होगा उसमें, प्लस जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड होगा उसमें। इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस तरीके से अपने आपको सेग्रीगेट कर लो। अगर आप यूपी पीसीएस देने वाले हो या फिर स्टेट पीसीएस देने वाले हो या सीएसआईआर देने वाले हो, तो इस दोनों जोन में रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, ठीक है। तो मैं इसी जोन में लेके चलूंगा आपको। अभी यूपीएससी जोन में नहीं जाएंगे, उसके लिए मंथली मैगजीन्स आती है, उसके लिए PT 365 आएगी तो मैं कराऊंगा, वो आज की बात है, ठीक है। चलिए, तो टोटल 77.15% ऑफ वोटिंग हुआ, अब रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी जो थी, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने रिकॉर्ड विक्ट्री वहाँ पे कंसोल किया, रिकॉर्ड विक्ट्री को अपने नाम किया। 163 सीट्स उन्होंने आउट ऑफ 230 सीट्स को ग्रैब किया है। तो 163 सीट आउट ऑफ 230 सीट, बहुत ही ज़्यादा सीट होती है, कम नहीं होता। कांग्रेस की बात कर लें, 66 सीट पे रहा। और भारत आदिवासी पार्टी, जिसको आप भारत ADV SIP कहते हैं, भारत आदिवासी पार्टी, उसने भी आपको उनका जो मैडन विन रहा है, ठीक है। चलिए, हालांकि वो वॉन किए थे 3 में, ठीक है। 27 वुमेन इलेक्शंस MLA जो थी वो डिक्लेयर की गई स्टेट से, 27, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। मोहन यादव जो है, मोहन यादव एक मिनिस्टर थे प्रीवियस शिवराज सिंह चौहान जी के गवर्नमेंट में। उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का चार्ज लिया। कब लिया? 3 दिसंबर 2023 को भोपाल में, ठीक है। तो देखिए, अगर आप MPPCS की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये डेट याद होना चाहिए, दिसंबर 13, 2023 इन भोपाल। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मोहन यादव होना चाहिए, ठीक है। फिर जो जगदीश देओरा हैं और राजेंद्र शुक्ला जी हैं, वो उन दोनों को बनाया गया है डुअल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो अपॉइंट किए गए स्पीकर ऑफ द असेंबली। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं राजस्थान असेंबली इलेक्शंस की, ठीक है। राजस्थान असेंबली इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और जो मैंने आपसे पूछा था, मेजर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोंड हो गया, भील, बाइगा, कोरकू, भरिया, हलवा, कोल, मारिया और सारिया, ठीक है ना। कोल म्यूटिनी हुआ था, आपको पता होगा, लेकिन कोल म्यूटिनी क्या वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, ये आप मुझे बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुंडा हो उलगलान, जिसको कहते हैं मुंडा को, ठीक है। या फिर आप मुझे एक और कमेंट सेक्शन में बता दो, संथाल ट्राइबल कहाँ से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जानना है आपसे। थोड़ा इंटरेक्टिव रखोगे, मैं फिनिश करूंगा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इतने इन्फॉर्मेशन सबको कहीं नहीं मिलेगा, बुक पढ़ के भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो दावा करता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान असेंबली इलेक्शन की। जो टेन्योर था राजस्थान असेंबली इलेक्शन का, वो शेड्यूल हुआ, वो खत्म हुआ आपको बेसिकली 14 जनवरी 2024 को। बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो था वो राजस्थान में 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ। कितने सीट्स थे टोटल? 199 ऑफ द टोटल ऑफ 200 मेंबर्स ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जिसमें से इसमें बात करें तो आपको 34 सीटें जो थी, 34 सीटें रिजर्व थी फॉर शेड्यूल कास्ट और 25 सीटें रिजर्व थी फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। आपको याद नहीं रखना है अनलेस अनटिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। टोटल आपको जो वोट आउट हुआ था वो 74.62% था, वोटिंग रिकॉर्ड किया गया। भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुली 115 सीटों के साथ, जो कि टोटल है 41.69%, 199 सीटों में से आराम से निकाल के ले गई और पूरी की पूरी दावा अपनी ठोक दी। इसमें टोटल जो थी वो 20 वुमेन को डिक्लेयर किया गया इलेक्टेड फ्रॉम द राजस्थान। पार्टी वाइज रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी BJP 115 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 69 सीटें, IND जो है वो 8 सीटें। फिर आपको जो आदिवासी पार्टी है वो 3 सीटें। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना 3 सीटें, वो राजस्थान की मैंने बता दिया था। मैडन विन मतलब उन्होंने पहली बार जीता है वहाँ से सीट। BSP की बात कर, फिर बात करते हैं भजनलाल शर्मा जी की। भजनलाल ने ओथ लिया एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। फर्स्ट टाइम MLA थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे ये, सांगानेर से, ठीक है। कब लिया इन्होंने ये ओथ? दिसंबर 15, 2023 को।
फिर अगर हम लोग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लें, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा जी ने स्वर्ण किया एज ए डुअल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस की। जो टेन्योर था एक्सपायरी का, जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनका 5th असेंबली जो टेन्योर था वो आपको जनवरी 3, 2024 था, शेड्यूल था। असेंबली इलेक्शन को हेल्ड किया गया छत्तीसगढ़ में 2 फेजेज में, 7 नवंबर और 17 नवंबर की 2 फेजेज थी, जिसमें 90 टोटल मेंबर्स को चुनना था छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें से 10 सीटें जो थी वो रिजर्व थी आपको शेड्यूल कास्ट के लिए, और 29 सीटें जो थी वो रिजर्व थी आपको शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, SC एंड ST सीटें। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ पीसीएस तैयारी कर रहे हो तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो मैस्कॉट था छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन, तो जो मैस्कॉट था, मैस्कॉट एक सिंबल होता है जो कि असेंबली इलेक्शन छत्तीसगढ़ का, वो था आपको चुनाई चिराई, मतलब चुनाव की चिड़िया। ठीक है, तो आप देखोगे ट्विटर में जिस तरीके की चिड़िया बनी हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 76.31% वोटिंग रिकॉर्ड किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी सीट इसमें ली, डिफीट की वहाँ की रूलिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी उसको। ठीक है, भूपेश बैगल जी थे, आपको पता होगा। टोटल 19 वुमेन को डिक्लेयर किया गया इलेक्टेड। पार्टी नंबर ऑफ सीट्स कितनी जीती, परसेंटेज वोट कितनी थी, नो नीड टू रिमेंबर परसेंटेज ऑफ वोट इवन द सीट्स, लेकिन आपको याद रखना होगा कि एटलीस्ट जो विनिंग पार्टी है उनकी नंबर ऑफ सीट्स आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 90 सीटों पे, जिसमें से उन्होंने 54 सीटों पे जीत हासिल किया। वोट उनको 46.27% मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर ले, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 90 सीटों पे, ठीक है, जिसमें उन्होंने वोन किया 35 सीटों पे, जिसमें उनकी वोट परसेंटेज जो है वो 42.623% है, क्लोज टाई था लगभग। हालांकि इतना परसेंट वोट बहुत ज़्यादा होता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 32 सीटों पे और उन्होंने जीता है 1 सीटों पे। ठीक है, अब बात करते हैं विष्णुदेव साई जी हैं, उन्होंने ओथ लिया है एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि ये जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज किया गया था रायपुर में। कब किया गया, दिसंबर 13, 2023 को। यह जो होंगे चौथे इंडिविजुअल होंगे जो एज ए चीफ मिनिस्टर ज्वाइन करेंगे छत्तीसगढ़ के। विष्णुदेव साई जो हैं वो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। 2 अरुण साव एंड विजय शर्मा को अपॉइंट किया गया एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। विजय साव एंड विजय शर्मा को अपॉइंट किया गया एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, रमन सिंह, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए स्पीकर ऑफ असेंबली। ठीक है, तो आपको स्पीकर याद होना चाहिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स कितनी जीती है, कौन सी पार्टी जीती है, यह ध्यान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिजोरम असेंबली इलेक्शन की। ठीक है, मिजोरम असेंबली इलेक्शन की जो डेट थी, बेसिकली जो असेंबली थी मिजोरम की वो एक्सपायर होने वाली थी 8th को। ठीक है, और इसको शेड्यूल किया गया था दिसंबर 17, 2023 को। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो था वो हेल्ड हुआ मिजोरम में 7 नवंबर 2023 को, जिसमें 40 मेंबर्स ऑफ मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना जाना था। टोटल 40 सीटों में से मिजोरम असेंबली में 39 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, है ना। अगर आप सेंसस पढ़ते हो, जो डिजिटल सेंसस होता है इंडिया का, तो आप ये 39 सीट्स फॉर रिजर्व फॉर ST सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ST की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। स्टेट इलेक्शन में 80.66% वोटर टर्नआउट हुए, सो यू कैन सी अ ग्रेट चेंज। ठीक है, वोटर्स जो थे, वोटिंग काउंट किया गया 4 दिसंबर 2023 को, जिसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो ZPM मूवमेंट है, तो जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है उन्होंने विक्ट्री 27 सीटों पे ली है आउट ऑफ 40। जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो के लीडर हैं लालडूहोमा, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये नाम आप भूल नहीं सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लालडूहोमा जो हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम को स्वॉर्न इन किया ऑन दिसंबर 8, 2023। जोरम्स पीपुल मूवमेंट की पार्टी ने जीता टोटल 27 सीट्स। वोट्स टर्न आउट टू फॉर देम इज 37.86%। मिजो नेशनल फ्रंट जो थे उन्होंने 10 सीटों को जीता। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें 2 सीटों पे विन रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1 सीटों पे अधिकार रहा। बात करते हैं तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में, जहां पे कांग्रेस ने जीता। द डेट ऑफ एक्सपायरी जो टर्म था सेकंड असेंबली ऑफ तेलंगाना का, वो शेड्यूल किया गया था जनवरी 16, 2024 को। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो है वो हेल्ड हुआ तेलंगाना में नवंबर 30, 2023 को, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें 119 मेंबर्स तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली की तीसरे टर्म के लिए चुने जाने थे। अब अगर बात करें उसमें से टोटल
19 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 12 सीटें जो हैं वो रिजर्व थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। टोटल जो वोटर टर्नआउट थे वो 71.31% थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ साथ में उनकी एलआई है एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्लियर मेजॉरिटी सीट 65 सीटों के लिए जीती, ठीक है। और जो एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस जो कहते हैं, उन्होंने 39 सीटें जीते वहां पे, ठीक है। फिर अनुमुला रेवनाथ रेड्डी, आप रेवनाथ रेड्डी भी याद रखना काफ़ी है, ने चीफ मिनिस्टर स्वर्ण इन किया तेलंगाना के। कहाँ पे किया? तो लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में ऑन दिसंबर 7, 2023, ठीक है। अगर बात करें भट्टी विक्रमारका, ठीक है, थोड़ा उनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन में एरर है। इन्होंने ओथ लिया एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। पार्टी वाइज रिजल्ट की बात कर ले, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता 64 सीट, बीएचआरएस ने 39 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 370 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। 370 करने से पहले आर्टिकल 370 है क्या वो समझते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल 370 है वो इफेक्ट में आता है अक्टूबर 1949 को, और ये कश्मीर को ग्रांट करता है ऑटोनॉमी उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उनको अलाउ करता है कि वो आप अपने लॉज को खुद बना पाएँ ऑल मैटर में। लेकिन कुछ मैटर्स हैं उनसे उनको डिल्यूज रखा गया, जैसे फिनांस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। आई एम रिपीटेड इट अगेन, फिनांस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, इससे उनको एब्स्ट्रैक्ट रखा गया, एब्सटेन रखा गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो था वो एक, उसमें उन्होंने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को और एक सेपरेट फ्लैग को के साथ साथ उन्होंने एक प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है उसको भी आउटसाइडर के लिए ब्लॉक किया था, ठीक है। अगर इसी बीच में हम लोग बात करें आर्टिकल 35A की, तो ये आपको अपेंडिक्स 1 में देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में जो इश्यू हुआ था उसके तहत लाया गया था। वो एम्पावर करती हैं स्टेट लॉ मेकर्स को कि वो इंश्योर करेंगे स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज उनके परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए, जो भी उस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 370 में जो छेड़छाड़ हुआ है, जो बदलाव हुए हैं उसके। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 11, 2023 को। यूनानिमसली उन्होंने अपहेल्ड किया, मतलब बिना किसी अवरोध के उन्होंने ये अपहेल्ड किया कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो एब्रोगेट कर सकते हैं आर्टिकल 370, ठीक है। और ये इंसिडेंट था वो अगस्त 2019 में। तो बेसिकली जो 5 बेंच जजेस थे उन्होंने इस चीज़ को बरकरार रखा, सहमति जताई, हाँ ठीक है जो 370 किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ किया गया था, उसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, और प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि वो एब्रोगेट कर सकते हैं आर्टिकल 370 को, जो उन्होंने किया था अगस्त 2019 में, जिसकी वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन फुल फ्लेज्ड में जम्मू एंड कश्मीर में आया, और जम्मू एंड कश्मीर जो थी स्टेट वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिन्यूड हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब कुछ की हाईलाइट समझ लेते हैं कोर्ट के वर्डिक्ट का। जो कोर्ट ने ये नोट किया कि जम्मू एंड कश्मीर को लिस्ट किया गया था एज ए पार्ट 3 स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेक्शन 3 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए पार्ट 3 डिफरेंट सेगमेंट में बांटा जाता है, डिफरेंट सेगमेंट्स का स्टेट्स होते हैं, ये भी समझ लीजिए। अगर हम लोग बात करें, एक होता है आपको पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 371 को कंसीव करता है। आर्टिकल 371 से लेके 371J तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 में कंसिडर किया जाता है। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं 12 स्टेट के लिए। वो स्टेट कौन कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, गोवा एंड कर्नाटक। ये ध्यान रखिएगा, 12 की 12 स्टेट आपको ध्यान में होनी चाहिए। पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that contains some special provision in the 12 state, namely फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, गोवा एंड कर्नाटक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जो पर्पस था इस एस्पिरेशंस को लेके, किस तरीके से, क्योंकि जो लोग थे यहाँ के, जो इस रीजन्स के, वो कल्चरली, इकोनॉमिकली कुछ
वेरिएशंस रखते थे। ठीक है, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं बनाया था इन स्टेट के लिए, इनको बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया था वेरियस सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी ऐड किया। एसआर बोमई केस की बात कर लेते हैं। इस केस का नाम याद रखिएगा, एसआर बोमई केस 1994। इन्होंने पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 की बात की। बेसिकली आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको बेस्ड है सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एम्बिट से। 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे वेरियस पार्ट्स हैं जो उससे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 356 की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ द इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, तो इमरजेंसी की बात करती है, ये आपको पता होगा, है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि प्रेसिडेंट एक्शन जो है वो कुड बी डीम्ड लॉफुल इफ इट इज नॉट अ मलाफाइड और इरेशनल एक्ट। अगर कोई मलाफाइड एक्ट नहीं है या फिर कोई भी इरेशनल एक्ट नहीं है, वैसे एक्ट्स जो सस्पिशियस होंगे, तब हम इसको लॉफुल करार देंगे। और अगस्त 5, 2019 प्रेसिडेंट थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इशू किया CO 272 अमेंडिंग आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 367 को अमेंड किया गया और एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इन्वॉल्व है ना आर्टिकल 370 में, इस पे अभी केस पे बहस चला था इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी पास कर दिया। तो आपको इसमें जो भी इन्वॉल्व्ड आर्टिकल्स हैं वो याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो साथ साथ में ही 367 को उन्होंने रिडिफाइन किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिडिफाइन किया गया एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो CA विल बी चेंज टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पोस्ट डिसोल्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, प्रेसिडेंट के पास यूनिलैटरली, जिसको प्रेसिडेंट ने एब्रोगेट किया था 370 में, कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक बार चेक होना चाहिए कि आखिर जो डिसीजन लिया गया, ये तो उन्होंने बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया गया है, यहाँ पे कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था गवर्नमेंट का या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या जितनी जल्दी हो सके आप उसमें स्टेटहुड रिस्टोर करो। साथ में ही वहां पे ह्यूमन राइट्स की भी थोड़ी ध्यान रखनी है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट सजेस्टेड दैट पार्लियामेंट कैन चेंज अ स्टेट स्टेटस। ऑब्वियसली पार्लियामेंट कैन चेंज, प्रेसिडेंट रूल के एम्बिट में इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि आप स्टेप्स लीजिए। किस चीज के लिए स्टेप लेना है? क्योंकि हमें रिस्टोर करना है स्टेटहुड को जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सो स्टेटहुड की बात चल रही है, स्टेटहुड की बात किया जा रहा है। और साथ साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंस्ट्रक्ट किया है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस को भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाइए इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, साथ साथ में ही कोर्ट ने रिकमेंड किया कि यूनियन सेटअप करेगी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो जैसे साउथ अफ्रीका में ये होता था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उसकी बात हो रही है। उसमें क्या था इसको समझते हैं। बेसिकली क्या था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसको हम लोग ट्रुथ एंड जस्टिस कमीशन भी कहते हैं, या फिर आप इसको ट्रुथ कमीशन भी कह सकते हैं। यह एक ऑफिशियल मैकेनिज्म था कि आप सिर्फ एक्नॉलेज मत कीजिए, आप सिर्फ इसको एक्सेप्ट मत कीजिए कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ रिवील कीजिए कि अगर आपसे कुछ बुरा हो रहा है, रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है किसी भी गवर्नमेंट से, या फिर कोई नॉन स्टेट एक्टर भी है या भी कोई भी कॉम्पिटेंट है जिससे कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है, तो आप उसको सिर्फ एक्नॉलेज मत कीजिए, आप उसको रिवील भी कीजिए, आप उसको बताइए भी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। जब तक उस चीज़ों को एड्रेस करोगे देन उसके बाद आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एड्रेस के साथ साथ रिजॉल्व कर सकते हो। जस्टिस संजय कौल जी की ये ओपिनियन थी कि यू नीड टू ब्रिंग अ ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन, सो वी विल हैव टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है ना, जो 5 जजेस की बेंच थी उन्होंने इसको डिलीवर किया और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली होल्ड्स अपने पॉइंट्स को रखे उन्होंने, और साथ साथ में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही क्लैरिफाई किया गया कि नहीं देखो, जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि सामने वाले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी और जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से आज आप देख सकते हो स्टोन पेल्टिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुआ है, जो कि पीस की तरफ जम्मू एंड कश्मीर को लेके जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
यह एक एक्ट था जो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रोविजंस थे कि किस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को दो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड यूटीज़ में, मतलब एक स्टेट को दो यूटीज़ में कन्वर्ट करना है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का नाम दिया जाएगा। ठीक है, और इसको इफेक्टिवली कब से लाया गया? 31 अक्टूबर 2019 से। क्या आपको ये डेट याद रखनी चाहिए? तो बिल्कुल 100% आपको ये याद होनी चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एप्लीकेशन था जम्मू एंड कश्मीर में, और 2019 की जो ऑर्डर थी उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसने रिप्लेस किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 को। ठीक है, अब की चेंजेस क्या क्या थे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास एक लेजिस्लेचर होगा, लद्दाख के पास कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ में ही ये जो एक्ट प्रपोज हुआ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटीज़ के जम्मू एंड कश्मीर, तो उनकी पावर वाइडन की गई। बिल्कुल एलजी की पावर वाइडन हो जाएगी, यूटीज़ की बात होगी तो। ठीक है, बेसिकली जो प्रपोज्ड फंक्शनैलिटी है उसमें क्या होगा, सीएम जो होंगे यूटी के, वो कम्युनिकेट करेंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने होंगे, उनके प्रपोजल्स होंगे या फिर किसी लेजिस्लेशन के प्रपोजल्स होंगे, किसके साथ करेंगे? तो एलजी के साथ वो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी सेंट्रल लॉज होंगे एंड स्टेट लॉज होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, वो अप्लाई होंगे न्यू यूटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पे। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो होगा वो आपको सेंटर के अधीन होगा, सेंटर के एम्बिट में होगा। द नोटिफिकेशन अमेंड्स करता है कि जो एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि कंटेंट है आपको प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3 में आर्टिकल 73 के, तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। अब बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के सिलकायारा टनल कॉलेप्स की। पता होगा आपको, बहुत दिन से ये न्यूज़ में था किस तरीके से सिलकायारा जो टनल था वो कॉलेप्स कर गया था, जिसमें बहुत सारे आपको वर्कर्स जो थे वो स्ट्रक आउट हो गए थे, फंस गए थे, जिनके लिए बहुत सारा ऑपरेशन चला था, ये आपको पता होगा। ठीक है, बेसिकली 40 वर्कर थे वो बरीड हो गए थे कॉलेप्स उत्तराखंड के सिलकायारा टनल में। ठीक है, उनको 17 दिन की लगातार जिद्दोजहद के साथ निकाला गया। नवंबर 12 2023 को लगभग 40 वर्कर जो थे वो ट्रैप्ड हुए थे एक टनल में। एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल था जिसका स्ट्रक्चर कॉलेप्स हो गया था उत्तराखंड में। जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है उसको हम लोग सिलकायारा टनल कहते हैं, जो लोकेटेड है आपको यमुनोत्री नेशनल हाईवे उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो टनल था वो पार्ट था आपको चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। यहां पे आती है बात हमें जानने वाली, आखिर ये चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है क्या? अगर चार धाम प्रोजेक्ट की बात करें तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है चार धाम परियोजना की? तो ये इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, चार धाम पिलग्रिमेज सेंटर जो है उसको। अच्छा, अब तो आप समझने वाली बात है। इफ़ यू नो देन इट्स ओके, इफ़ यू डोंट नो देन यू शुड नो। वो चार धाम जो प्रोजेक्ट है वो चार सेंटर्स को कनेक्ट करेगा। कौन कौन सा वो सेंटर है? वो आपको है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, और इसके जर्नी को सेफर बनाएगा, फास्टर बनाएगा और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाएगा। ठीक है, बेसिकली जो चार धाम प्रोजेक्ट है उसमें बेसिक जो टारगेट है वो रोड्स को वाइडन करने के लिए किया गया है। लगभग 900 किलोमीटर के हाईवेज को कनेक्ट करने की बात की गई है पिलग्रिमेज साइट से। ठीक है, तो बेसिकली टंगपुर पिथौरागढ़ स्ट्रेच को भी कनेक्टिविटी में लाएगा, NH 125 को भी। ठीक है, और साथ साथ में ही कैलाश मानसरोवर रथ यात्रा जो है ना, रथ यात्रा रूट, उसको भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी, आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करें टोटल लेंथ कितना था इस टनल का, कौन से टनल की बात हो रही है? यमुनोत्री नेशनल सिलकायारा टनल की बात हो रही है। वो 4.5 किलोमीटर की उसकी लेंथ थी। ठीक है, बेसिकली ये कनेक्ट किसको किसको करना था? सिलकायारा को डंडाल गांव उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना था। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बिल्ड किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था NHIDCL के द्वारा थ्रू नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के हेल्प से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या था? लगभग 853 करोड़ था। जो टनल था वो बेसिकली इसका एम यही था कि वो रिड्यूस करेगा डिस्टेंस को, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में 26 किलोमीटर के डिस्टेंस को घटा के 4.1 किलोमीटर कर देगा। ठीक है, ये हमारा था सिलकायारा टनल कॉलेप्स इंसिडेंट इन उत्तराखंड। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो एक तो रैट माइनर्स थे जिन्होंने इस टनल में से जो लेबरर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको निकाला था। एक कंपनी आई थी बाहर से, फॉरेनर कंपनी थी, वो नाम इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि उसको जान के आप कमेंट सेक्शन में बताइए
क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, NHIDCL की बात हुई यहाँ पे, जिन्होंने, एक तो आपको एकदम याद रखना है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी इसके साथ मिलकर बनाया गया था। NHIDCL की बात कर ले, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक फुल्ली ओन कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बेट में। ठीक है, इन चीज़ों को जानना जरूरी होता है कि बाद में एक आपको लगे ना कि ये कहाँ से कोई नया चीज़ आ गया है ना। लेट्स टॉक अबाउट लद्दाख ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग के बारे में जानते हैं। सीबक थॉर्न होता है, उसको लद्दाख की चौथी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है। GI टैग का मतलब क्या होता है? GI टैग जो होता है वो एक नेम होता है या फिर साइन यूज्ड किया आता है कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि एक खास के किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन की बातों को फिक्स करता है। GI टैग ये इंश्योर करता है कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स होंगे या जो भी रह रहे हैं उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, वो ही उस प्रोडक्ट को उस पॉपुलर नेम से, उस पॉपुलर प्रोडक्ट के नेम से सेल कर सकते हैं उसको। GI टैग क्या करता है, आखिर पहुंचाता क्या है? GI टैग जो है वो प्रोटेक्ट करता है टैग को कि वो कॉपी ना हो सके या फिर इमिटेट ना किया जा सके उसको कहीं और किसी और कंपनी के द्वारा। एक रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होगा वो यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से आपको जाके फिर से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। GI रजिस्ट्रेशन को देखा जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं GI टैग के, जो किसके सबड्यू में आते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। बेसिकली ये सिक करता है कि वो प्रोवाइड करेगा रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू गुड्स इन इंडिया। साथ साथ में ही WTO का एक एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको पता होगा ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, यहाँ ट्रिप्स की बात हो रही है। साथ साथ में ही जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होगा, वो इंटीग्रल कंपोनेंट होगा किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उस ज्योग्राफिकल रीजन में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं GI टैग जो चौथा मिला है सीबक थॉर्न को इन लद्दाख। तो GI टैग जो होता है वो ग्रांट किया है प्रेस्टिजियस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लद्दाख फॉर लद्दाख सीबक थॉर्न। ठीक है, जो ये चौथा होगा जो GI टैग होगा लद्दाख का। अर्लियर लद्दाख को पश्मीना शॉल आपको पता होगा, एप्रिकॉट जिसको रक्त से कार्पो स्पीसीज कहते हैं, एंड लद्दाखी वुड कार्विंग्स को GI टैग ऑलरेडी मिल चुका था, ये फोर्थ हुआ। सीबक थॉर्न जो है वो सेकंड फ्रूट है लद्दाख का, जिसको स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है इन फॉर्म ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सीबक थॉर्न की बात कर ले, एक सर्ब है, श्रब पढ़िए, जो प्रोड्यूस करता है ऑरेंज येलोइस कलर का एक एडिबल बेरी टाइप का फ्रूट। कुछ अदर रीजन में जैसे ओनातुकारा विकासाना एजेंसी, इसको OVA कहते हैं, जो कि रजिस्टर्ड ऑनर है GI टैग ओनातुकारा सेसम केरल में, वो भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि इसके कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, GI टैग्स को 7 और प्रोडक्ट्स के लिए मिला है 3 डिफरेंट स्टेट्स के लिए। अगस्त 2023 में GI टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं, उसकी रजिस्ट्री हुई इन चेन्नई में। उन्होंने GI टैग दिया 7 प्रोडक्ट को, 4 थे राजस्थान से, 2 थे गोवा से, 1 थे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, ठीक है, बीकानेर काशितकारी क्राफ्ट, बीकानेर उष्टाकला क्राफ्ट, जोधपुर बांदेज क्राफ्ट, ये सारा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड था GI टैग। गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा मनकुर मैंगो, इसको मालकैराडो और मैनकुर्द मैंगो भी कहते हैं, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। फिर गोवन बेबिनका, ये फूड स्टफ है, इसको भी मिला था GI टैग। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जलेसार मेटल क्राफ्ट, जो जलेसार धातु शिल्प कहते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। GI टैग 7 प्रोडक्ट को मिला है उत्तर प्रदेश में जून 2023 में। ठीक है, इसको जान लेते हैं। अमरोहा ढोलक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेचुरल वुड से बना होता है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, तो महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को भी मिला है। सॉफ्ट स्टोन है जिसका साइंटिफिक नेम है द पायरो फ्लाइट स्टोन। ठीक है, ये आपको जनरल साइंस के पार्ट में भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए फिर बागपत होम फर्निशिंग्स की बात कर ले, जो फेमस है आपको विविंग
किसी फ्रेम लूम पे वीव करना इंस्टीड ऑफ पिट लूम, ठीक है। फिर बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को भी मिला है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। लगभग 50,000 वीवर्स थे एंड 20,000 लूम्स को बाराबंकी में और उसके एडजॉइनिंग एरिया में इससे बेनिफिट होगा। कालपी हैंडमेड पेपर की बात कर ले, जो कि मोर देन 5,000 क्राफ्ट्समैन को इंगेज करता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 यूनिट की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मैनपुरी तारकाशी की बात कर ले, तरकाशी प्राइमरली ये ब्रास वायर इनले होता है, वुड पे इसका वर्क होता है। फिर आपको संभाल हॉर्न क्राफ्ट की बात करें, इसको यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल जो कि प्रोक्योर्ड किया जाता है डेड एनिमल से, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, देखो इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो अच्छा मजा आएगा। फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको मिला था ये आपको बताना है, और आप जिस स्टेट से हो, जिस भी स्टेट से रिस्पेक्टिव कि आपको एग्जाम दे रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके स्टेट में कौन सी प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की। सितंबर 2023 29 सितंबर 2023 को प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपने एसेंट दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, ठीक है। तो इन्होंने एसेंट दे दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जो कि डिमांड करती है कि आप उसको प्रोवाइड किया जाए 33% रिजर्वेशन वुमेन को इन लोकसभा एंड इन स्टेट असेंबली। इसको बात करने से पहले हम लोग समझते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। जुलाई 25, 2022 को 64 ईयर ओल्ड द्रौपदी मुर्मू ने एज्यूम किया था ऑफिस को एज ए फर्स्ट, आई एम रिपीटेड इट अगेन, इंडियाज की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट जो कि वुमेन, एज वेल एज सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल, ठीक है। यह बिलोंग करती हैं इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है। और साथ साथ में ही आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। इससे पहले ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुकी हैं, साथ साथ में ही कैबिनेट मेंबर की तरह भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में काम कर चुकी हैं, ठीक है ना। इस पर इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका अगर ओरिजिनल नेम की बात करें तो पुटी टुडू इज़ ए ट्राइब्स जो कि बिलोंग करती हैं आपको उड़ीसा झारखंड वाले रीजन में। तो इनका जो बेसिक ओरिजिनल नेम है वो पुटी टुडू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बाद में द्रौपदी इनका नाम रखा गया, एक टीचर थे इनके ही स्कूल की, उनके द्वारा। ये जो ट्राइब से बिलोंग करती हैं वो है संथाली ट्राइब। संथाल रिवोल्ट भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इनका जन्म हुआ वो जून 20, 1958 को हुआ। जो इनिशियल डेज था द्रौपदी मुर्मू जी का, वो मोस्टली आपको रायरंगपुर एक है जगह ओडिशा में, वहाँ पे ये काफ़ी समय वहाँ पे बिताई। द्रौपदी मुर्मू जो थी वो फाइनल और एक तरीके से अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट किया फ्रॉम द बीजेपी पर्सपेक्टिव, आप समझ सकते हो, ठीक है। राज्यसभा में ऑन सितंबर 21, 2023 को यूनानिमसली, मतलब बिना किसी ऑब्जेक्शन के पास किया गया किसको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को। ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 में इसको इंक्लूड करने की बात की गई है, 128th अमेंडमेंट बिल में, ठीक है। बिल की बात हो रही है अभी, ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी 214 राज्यसभा के मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड थे, जिन्होंने वोट किया था, वो सारे के सारे इस फेवर में थे इस बिल के। बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इन द अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा ने इस बिल को पास किया स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कहने क्या मतलब हुआ, जो भी प्रेजेंट प्लस वोटेड थे उनमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। लोकसभा में 454 मेंबर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ने अपोज किया था, ठीक है। एक ओवैसी जी ने अपोज किया था, एक और किसने किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इस बिल के कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझते हैं कि आखिर ये बिल जब भी पास होगा तो आखिर कौन कौन से अमेंडमेंट आएंगे, किस किस आर्टिकल पे इफेक्ट पड़ेगा। आर्टिकल पे इफेक्ट पड़ने का ये मतलब हुआ किस किस आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा, आर्टिकल्स टू बी अमेंडेड। तो इस गोल को अचीव करने के लिए, वुमेन रिजर्वेशन को अचीव करने के लिए जो बिल प्रपोज हुआ है उसमें जो अमेंडमेंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आर्टिकल 239A सब क्लॉज ए, स्पेशल प्रोविजन जो दिल्ली के लिए स्पेशली बनाया गया है,
जो नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाएंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल वो इंट्रोड्यूस करेगी 3 नई आर्टिकल्स। कौन कौन करेगी ये आपको याद होनी चाहिए। तो जो अमेंडमेंट हुए वो जो आर्टिकल आएंगे 330A, 332A ये न्यूली प्रपोज्ड आर्टिकल होंगे, साथ साथ में 334A, ठीक है ना। जो आर्टिकल 330A है और 332A है वो बेसिकली स्टेब्लिश करेगी वुमेन के रिजर्वेशन को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आप इसको भूल नहीं सकते हो, आपको याद रखना ही पड़ेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल 364A जो है वो इंक्लूड करता है एक सनसेट प्रोविजन को, ठीक है ना। सनसेट प्रोविजन कहने का क्या मतलब होता है? सनसेट क्लॉज जो होता है इंडिया में, बेसिकली सनसेट क्लॉज की अगर हम लोग बात कर ले तो ये कंसेप्ट जो है ना, इसमें ये बताया गया है कि ये जो भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, वो आपको हमेशा के लिए नहीं किया जाएगा, मतलब कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा इसका, ठीक है। कंसेप्ट जो सनसेट क्लॉज का है वो एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है लॉ मेकर्स के द्वारा कि लॉ जो है वो इनडेफिनाइट नहीं है एंड इसको हम लोग एटर्निटी तक लेके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यह एक एडमिशन है कुछ सर्कमस्टेंशियल चेंजेस लाने के लिए। जो भी टाइम पीरियड चल रहा है उसमें कुछ इश्यूज हैं तो उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए लाया जाएगा, लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाएंगे, जो नए कानून लाए जाएंगे, उसको हम लोग डेफिनेट मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं रखेंगे, हमेशा के लिए नहीं रखेंगे। रिजर्वेशन के साथ भी बात हुई थी लेकिन अभी भी वो अपने कॉज को फुलफिल नहीं कर पाया है तो वो चल रहा है, ठीक है ना। और ये भी याद रहना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर एंड सोशल सर्कमस्टांसेस जो होगा वो चेंज होगा समय के साथ, तो चेंज होते होते इसको भी चेंज किया जाएगा। सनसेट क्लॉज जो है वो मदद करेगा कि आप किस तरीके से जो भी लॉज बनाए गए हैं, अभी जो बनाया जा रहा है उसमें जो चेंजेस लाने होंगे, जो क्लॉज को या तो इंटर करना होगा या इसमें से डिस्टर्ब करना होगा, वो भी हम लोग टाइम टू टाइम पीरियडिकल समय पे कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जो सनसेट क्लॉज होते हैं वो एक प्रोविज़न लाया जाता है जो कि लॉ मेकर्स को इनकरेज करता है कि आप पुश कीजिए, इंप्लीमेंट लाइए, नए नए कानून को बनाइए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ नेगेटिव और डाउन साइड को देखते हुए। ऐसा नहीं कि जो चीज़ अभी के लिए अवेल है वो आगे जाके वो चेंज होता है, अगर चेंज हो गया तो फिर उसकी बेनिफिट्स को रोका जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रख के सनसेट प्रोविजन को में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो क्लॉज है सनसेट प्रोविजन का, उसके अफर्मेटिव एक्शन को जो इंट्रोड्यूस करने जाने की बात हुई है वो आपको 15 ईयर्स की हुई है और इसकी टर्म्स एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन सनसेट क्लॉज वाली कंडीशन इसमें इनबिल्ट कर दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, वो 1/3 ऑफ द सीट्स एलोकेटेड जिनका जो रहता है SC और STs के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस पे भी खासा जोर दिया जाएगा अब, ठीक है। चलिए आखिर नीड क्या है रिजर्वेशन की वुमेन की इन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन? देखिए सीधी सी बात है, जेंडर गैप रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट एक इंडेक्स है जो कि डिज़ाइन किया गया था कि जेंडर इक्वालिटी को मेजर किया जाएगा। इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 2006 में। किसके द्वारा? ये आपको याद होनी चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बेसिकली ये करता क्या है, कुछ एरियाज को एनालिसिस करता है, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, जैसे सैलरीज लेवल को एग्जामिन करता है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को एग्जामिन करता है और हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को भी रीअसेस करता है। एजुकेशन के अटेनमेंट को खासा ध्यान रखता है, जैसे एक्सेस ऑफ बेसिक एंड हाई एजुकेशन फॉर बोथ जेंडर्स, स्पेशली मोस्ट पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन। और साथ में ही पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वुमेन को डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स पे। फिर बात करता है अपने 4th क्लॉज पे, हेल्थ एंड सर्वाइवल पे, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो को अकाउंट करता है डिफरेंट मोरालिटी और मोर्टेलिटी रेट्स पे, ठीक है। ये सारे इंडाइसेस को चेक करके चेक किया जाता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट में देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में हर लोग पीछे जा रहा है बट वुमेन काफ़ी पीछे जा रही है, ठीक है। तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया जेंडर गैप रिपोर्ट में 2023 में, जिसमें 135 रैंक थी इंडिया की 2022 में। सो अब वो उछल के आया है 127वें रैंक पे 146 कंट्रीज़ में, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत लंबा चलना है इंडिया को इन केस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ग्लोबली अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है 141। देखिए आपको ये रैंक तो याद रखना होगा, 135 से 127 आया आउट ऑफ 146 कंट्रीज। साथ साथ में ही ग्लोबली बात कर ले, इंडिया की रैंक 141st है इन द वर्ल्ड ऑन वन वुमेन शेयर इन नेशनल लेजिस्लेचर। मतलब नेशनल लेजिस्लेचर के बोर्ड में इंडिया का पार्टिसिपेशन, हालांकि अभी देखा जाए तो इंडिया के रिमेन ऑफ द टाइम में इंडिया के इंडिपेंडेंस से अभी सबसे मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम कितना है पता है? वो मैक्सिमम है 14% सिर्फ। मतलब जो अभी सरकार है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें मेजॉरिटी वुमेन 14% है, जो कि मैक्सिमम है टिल नाउ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 141 है। आपको जान के ये बहुत ही हैरानी होगी, 193 कंट्री में 141वां रैंक है इंडिया का, और ये चाइना की 88 रैंक है, और इवन पाकिस्तान से भी पीछे है इंडिया। पाकिस्तान
की भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर बोर्ड इज मोर देन इंडिया। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लाया, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आगे है, भूटान आगे है, ठीक है। भूटान की बात करें तो 103 रैंक है। आइसलैंड में तो 90% इक्वलिटी की बात कर ले तो जेंडर गैप तो एकदम क्लोज होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हम लोग जान के कुछ करने वाले हैं नहीं। चलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि नए जो कानून बनाए गए हैं जो कि ओवरहॉल करेंगे क्रिमिनल लॉज को। क्रिमिनल लॉज जो पहले बनते थे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, आखिर क्यों था ये? देखो, पहले जो लॉज थे ना वो गवर्नमेंट, जैसे मान लो अगर हम लोग इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं जो कि 1860s में बनाया गया, तो 1860s में हमारे इंडिया तो थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, चला कौन रहे थे? अंग्रेज चला रहे थे, ठीक है। 1872 में कौन चला रहा था? 1872 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1872 में, तो बिल्कुल कॉलोनियल रूल था। तो उस वक्त चल क्या रहा था? चल ये रहा था कि गवर्नमेंट अपने आप को सेंटर में रखती थी, फिर रूल्स को लाती थी कि हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए फ्रॉम दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर आप देखो जो बिल्स एंड लॉज बनते हैं, जो भी लॉज हमारे कंट्री में रहनी चाहिए, वो कम से कम लोगों के सेंट्रिक होनी चाहिए। मतलब खुद के गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होनी चाहिए, लोगों को सेंट्रिक होनी चाहिए। मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनको पनिश करना है। पनिशमेंट ही सिर्फ एक डायरेक्ट तरीका नहीं है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी एक तरीका है। ये चीज़ों को वो नहीं समझेंगे जो आप पे रूल करने आए हैं, ये चीज़ों को उनको समझना होगा जो यहाँ पे रह के हम जिनकी ये देश है, जिनका ये लैंड है, ठीक है। तो यही बात है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया 3 बिल्स को इन लोकसभा में, जो कि एम किया है कि रीइंफोर्स करेंगे, रिफॉर्म करेंगे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। 3 बिल जिसको रिप्लेस किया जाएगा वो है इंडियन पिनल कोड, आईपीसी 1860, ईयर याद कर लीजिएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस तीनों को रिप्लेस किया जाएगा। और आईपीसी जो होगा उसको रिप्लेस किससे किया जाएगा, ये नाम आपको जानना है, क्योंकि ये होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। जो सीआरपीसी होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए, नागरिक की सुरक्षा की बात करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो इंडियन एविडेंस एक्ट होगा वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के लाइन से, ठीक है ना। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा नेशन में, वो ब्रिटिश मेड रूल्स था 1816 से लेकर 2023 तक। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये बहुत ही बेकार चीज़ था जिसको अब मॉडिफाई किया जा रहा है। अब इस बिल की कुछ की हाइलाइट्स को समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, ये जो बिल होगा वो आपको रिप्लेस करेगा आईपीसी को बाय उसके 22 प्रोविजन को रिप्लेस करेगा और चेंज करेगा। जो भी चेंजेज आने वाले हैं वो प्रपोज्ड हैं 175 जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, और 8 नए सेक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करेगा। 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को हटाएगा, चेंज करेगा, और 8 नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करेगा इन आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में, ठीक है ना। टोटल इसमें 356 प्रोविजंस हैं, ठीक है। जो नए प्रोविजंस होंगे उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अभी ये कंप्लीट आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जान लो। सेक्शन 109 को जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स की बात करता है, सेक्शन 110 जो कि पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स को, छोटे मोटे क्राइम्स को जो ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो जनरल होते हैं उसकी बात करेगा। सेक्शन 111 बात करेगा ऑफेंस इन टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 150 बात करेगा वैसे एक्ट्स जो इंडेंजर करते हैं सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हमारे कंट्री की। और सेक्शन 302 स्नैचिंग की बात करेगा। जो स्नैचिंग होती है ना, उस पर भी कानून बनाने की बात हो रही है। छीन के भाग गए, बस छीन के भाग गए ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं, छोटी सी चोरी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो पनिशमेंट जो भी होंगे, अब देखो सुनो, कुछ कंडीशंस हैं। जो जितने भी टाइप ऑफ गैंग रेप्स हैं, ठीक है ना, जिसमें 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कंडीशन लगी जा रही है। मतलब किसी भी तरीके का गैंग रेप से इन्वॉल्वमेंट केस होगा, 20 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात होगी। पहली बार कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है। कैपिटल पनिशमेंट कहने का क्या मतलब हुआ? वैसे ऑफेंस जो कि माफी योग्य नहीं है, ठीक है, जिसमें तो कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है मॉब लिंचिंग पे। कैपिटल पनिशमेंट की सीधी सी बात है, मृत्युदंड तक आप चले जाओगे, ठीक है। बेसिकली पहले जो ये ऑफेंस था मॉब लिंचिंग का, उसमें 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट था या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 101, ठीक है। बिल जो है वो क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाय डिसाइटफुल मीन्स सेक्शन 69। देखिए बेसिकली यही है, आप किसी को झूठ बोल के या फिर किसी को फॉल्स भरोसा दिला के कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मोस्टली फॉर बॉयज़ मैं ये बता रहा हूँ, कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट में आप किसी से अगर इंटरकोर्स करते हो
तो ये एक क्राइम होगा, एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मेजर आप पे चार्जेस लगेंगे। द प्रोविजंस जो ऑफेंस की हो गई एडल्ट्री की, उसको ओमिट कर दिया गया है। एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, ये अभी कुछ दिन पहले भी आया था जजमेंट में। एडल्ट्री को ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री को। फिर इसी लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया 2018 के केस को, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को, जहां पर सेक्शन 497 आईपीसी की बात हुई, जो कि क्रिमिनलाइज करता था एडल्ट्री को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। कि मतलब बोला गया है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, उसके साथ अगर वो किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर उसको डिस्कार्ड करती है, अच्छी बात है, या फिर जो भी बात है, लेकिन वो एक क्राइम नहीं है। एडल्ट्री को ओमिट कर दिया गया है, जो कि पहले मेंशन था आपको सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो केसेस थे वो थे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। अब देखिए, जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है वो इंक्लूड नहीं करता है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट मेन को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेंस के लिए कोई भी अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसको इसमें मेंशन नहीं किया गया है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रखा है यूनानिमस रीडिंग के तहत कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी बताता है कि एज फार एज इट क्रिमिनलाइज सेम सेक्स इनकाउंटर्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स, कौन से केस में किया गया था, तो नवराज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में। कि अभी देखो, जैसे आर्टिकल 377 था, जैसे गे मैरिजेस की बात हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, आप पार्लियामेंट से जाके बात करो, ठीक है। तो इस चीज़ को वो अलग तरीके से कट कर दिया है, ठीक है, कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये आपको पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना पड़ेगा, आप उनसे बात करो, उनके थ्रू इसको फॉर्मलाइज करके लाओ, ठीक है। जो प्रोविजन ना लीगलाइजिंग मैरिटल रेप का, इसको रिटेन रखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो द प्रोविजन लीगलाइजिंग मैरिटल रेप, इसको रिटेन रखा गया है। इसमें कहा गया है कि अभी इस पर और सोचा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 को, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। यह बिल जो है वो रिप्लेस करेगा सीआरपीसी को, बेसिकली ये रिपील करेगा 9 उसके प्रोविजंस को। यह प्रपोज किया है कि लगभग 160 प्रोविजंस में चेंज लाया जाएगा और 9 न्यू प्रोविजंस को ऐड किया जाएगा। इसमें टोटल 533 सेक्शंस हैं। जो फॉर्मल प्रोविजंस थे सेक्शन 230, इसको ऐड किया गया है ये श्योर करने के लिए कि जो एक्यूज्ड होंगे और जो विक्टिम होगा उनको फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। एफआईआर की कॉपी की 14 दिन के अंदर जब एक्यूज जो होगा उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर वो अपीयरेंस हो रहा है कोर्ट के सामने, तो उसमें 14 दिन के अंदर ही अंदर उसको एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये जो बिल होगा वो परमिट करेगा 0 एफआईआर कॉपी भी आप फिल कर सकते हो कहीं पे भी। अच्छा चलो अब 0 एफआईआर को समझते हैं। 0 एफआईआर हाल में ही न्यूज़ में क्यों था? मणिपुर का जो केस हुआ, आगे हम लोग देखने वाले हैं। मणिपुर केस में कंसेप्ट ऑफ 0 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात हुई थी। 0 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करें तो इसको रजिस्टर किया गया था कि आप एफआईआर जो होगा ना वो आप रजिस्टर किया जाएगा किसी भी पुलिस स्टेशन में, इरिस्पेक्टिव उसकी ज्यूरिसडिक्शंस में आती है कि नहीं आती है। अगर कोई भी ऑफेंस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उस केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का क्या मतलब हुआ? कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का यही मतलब हुआ वैसे ऑफेंस, ठीक है ना, जैसे वैसे ऑफेंस जिसमें जिन पे क्राइम का शक है उनको अरेस्ट किया जाए बिना किसी कोर्ट के वारंट के ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एक पर्सन जो कि कमिट किया है ऑफेंस को, वो उसकी अरेस्ट की जाएगी विदाउट एनी कोर्ट वारंट, ठीक है। वैसे ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर अंदर जो अरेस्ट हुआ है, ऑफिसर जो होंगे मस्ट हैव डिटेंशन को रेटिफाई करना होगा ऑफिसर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ में, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें जनरली, वैसे हेनियस और सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग, थेफ्ट, डॉरी, डेथ, ये सब, ठीक है। एफआईआर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल क्राइम्स में ही इसको लाया जाता है, ठीक है। तो 0 एफआईआर की बात कर लें, इरेस्पेक्टिव आपकी ज्यूरिडिक्शंस है या नहीं है, आपको ये अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी एनी हाउ। कोई भी रेगुलर एफआईआर नंबर असाइन कर दिया जाएगा उस स्टेज पे, ठीक है। मतलब कोई भी रेगुलर एफआईआर नंबर इज असाइन एट द स्टेज नहीं किया जाएगा उस स्टेज पे। 0 एफआईआर अगर आप रिसीव करते हो तो जो रिलेवेंट पुलिस स्टेशन होंगे
वो रजिस्टर करेंगे एक फ्रेश एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू करेंगे। बेसिकली इसको बनाया गया है मदद करने के लिए विक्टिम्स को जो सीरियस क्राइम्स में, जैसे स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रेन, कि वो लॉन्च करे कंप्लेंट क्विकली और कन्वीनियंटली इसको रजिस्टर करें। जैसे एक आदमी मर गया तो पहले पुलिस डिसाइड कर रही है अरे मेरे थाने में नहीं आता है, ये क्या बात हुई? ये बात हुई क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो पेनल कोड्स लिखे हैं, सीआरपीसी लिखे हैं, आईपीसी लिखे हैं, उसमें बहुत बड़े होल्स हैं, लूप होल्स हैं। क्योंकि इसको बनाया गया था कॉलोनियल मेंटालिटी को लेके, तो आप इसमें तो होल्स होंगे ही, इसको आपको देखना चाहिए। बहुत दिन हो गया, अब तो जरूरत है ना? तो इस पर ही गवर्नमेंट ने इसको लेके आने की बात की है। ठीक है, कुछ लीगल बेसिस थे जीरो एफआईआर की, जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी बनाया गया था 2012 निर्भया गैंगरेप केस में। वहाँ पे इस बात को कहा गया था कि देखो ऐसा होना चाहिए, विक्टिम का रेप हुआ, विक्टिम अब सर्वाइव कर जा रही है, तो वो भाग भाग के इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं जाए। कोई भी रीजनल, अब ये जरूरी थोड़ी है कि उसको उसी के रीजनल एरियाज में ही वो होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो जीरो एफआईआर का प्रोविजन है वो सपोर्ट किया गया था वेरियस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, जैसे एक इंस्टांस लेते हैं ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 वाली केस में भी इसको कंसिडर किया गया था। ठीक है, चलिए इतना बहुत ज़्यादा हो गया। जीरो एफआईआर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको रीड कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग एविडेंसेस की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 की जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये रिप्लेस करेगा आपको 23 प्रोविजंस को, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा 23 प्रोविजन को रिप्लेस किया जाएगा और इंट्रोड्यूस करेगा एक नए प्रोविजंस को। इसमें 170 सेक्शंस टोटल होंगे। यह जो बिल होगा वो परमिट करेगा एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी एडमिसिबल माना जाएगा, एज एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, और इसकी भी लीगल वैलिडिटी होगी एज ए डॉक्यूमेंट्री इवेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग वायलेंस इन मणिपुर। कॉग्निजेबल इनकॉग्निजेबल ऑफेंस तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी एक बार समझा देता हूं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर लें, यहां पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अक्यूज को बिना किसी वारंट के, और कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं चला सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जैसे क्राइम होगा फॉर्जरी की, चीटिंग की, डिफेमेशन की, पब्लिक न्यूजेंस की, फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। होप आई हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। देखो चीज़ों को पढ़ना होगा डीप में, थोड़ा समझ समझ के पढ़ना होगा। अगर आपको जितना मैंने पढ़ा है उसकी पेजेस की पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। कोई भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आईएसपी सिंप्लीफाइड पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको लगता है कि मतलब मैंने जो कंटेंट दिया वो ठीक दिया, मेहनत करके, मतलब मैं पहले इसको रीड किया हूँ, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को मैं खुद से जो यूज़ करता हूँ करंट अफेयर उसके लिए निकाला हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसको अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है तो आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने अच्छे बच्चे आएंगे, जितने अच्छा इंटरेक्शन बढ़ेगा, मैं उतना ज़्यादा पढ़ाऊंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पीटी 365 मेंस 365 मैं पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी कंप्लीट, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वायलेंस इन मणिपुर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो आखिर ये क्लास है क्या वायलेंस इन मणिपुर की। देखो अब बहुत ज़्यादा इस पर लेक्चर तो दूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बेसिक बताता हूँ। वायलेंट कम्युनल क्लासेस हुए मणिपुर में। ठीक है, आखिर हुआ क्यों ऐसा? मणिपुर की हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट को डायरेक्ट किया स्टेट को कि वो परस्यू करें। 10 साल पहले की एक रिकमेंडेशन थी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की। एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है मिठी कम्युनिटी, उनको देना था शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस। क्या दिक्कत आ गई भाई? आइडेंटिफिकेशन एरर हो जाती है यहां पे। तो वायलेंस कैसे एस्केलेट हुआ? जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट थे, ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के, इसको एटसम कहते हैं, ATSUM, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी रैली कि चलो भाई, हमें बेसिकली जो मिटीज को ST स्टेटस लिस्ट में डाला जा रहा है, उन देखो बेसिकली ये ट्राइबल सॉलिडेरिटी थी वो अगेंस्ट थी अलेज्ड मूव, जिसको इंक्लूड करना था मिटीज को ST स्टेटस में। अब हम लोग बात करेंगे मणिपुर के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। अगर हम लोग समझ लो कि मणिपुर को आप मान लो एक फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, एक मिनट, मणिपुर को मान लो एक फुटबॉल स्टेडियम, आप क्लियर है? एक फुटबॉल स्टेडियम मान लो जिसमें इम्फाल वैली रिप्रेजेंट करेगा प्लेफील्ड को। ये इम्फाल वैली को मान लो प्लेफील्ड हो गया, यहाँ पे बीच में खेला जाएगा। ठीक है, और आसपास में जो हिल्स हैं वो गैलरीज मान लो, ये जो हिल्स हिली एरियाज हो गया वो पूरा गैलरीज हो गया। ठीक है, वैली जो होगा उसमें 10% ऑफ मणिपुर का लैंड मास होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। जो वैलीज होगा वो 10% एरिया होगा लैंड मास का। ठीक है, मणिपुर लैंड मास का, जो कि डोमिनेट किया जाएगा नॉन ट्राइबल मिटीज के द्वारा, जो कि लगभग 64% हैं। नॉन ट्राइबल मिटीज कम्युनिटीज के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा, जो कि लगभग 64% है पॉपुलेशन के स्टेट में। और 64% में से 40 स्टेट के 60 MLAs में वो देते हैं।
ये जो हिल है, अब हिल्स की बात कर लेते हैं साइड वालों की, ठीक है। अगर ये हिल्स की बात कर लें गैलरी एरिया की, तो जो वैली होगा उसमें 90% जियोग्राफिकल एरिया जो है वो इनहेबिट किए जाते हैं, मोर देन 35% रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स के द्वारा, लेकिन वो सिर्फ 20 MLAs को ही भेज पाते हैं असेंबली में। समझ रहे हो आप? जबकि मेजॉरिटी ऑफ मिटीज़ हैं वो हिंदूज़ हैं, उसके बाद फिर मुस्लिम्स हैं, मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं फिर मुस्लिम्स हैं। 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ब्रॉडली क्लासिफाइड किए गए हैं इनटू एनी नागा ट्राइब में और एनी कुकी ट्राइब में, ठीक है, और लार्जली मोस्टली क्रिश्चियन है इसमें, ठीक है। तो यही था इसमें बेसिक इशू है, आइडेंटिफिकेशन इशू है और कुछ नहीं। चलिए, तो वायलेंस कम्युनल क्लासेस इरप्ट हुआ मणिपुर में। मणिपुर हाई कोर्ट ने डिस्क्रीट किया था स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट करे एसटी की स्टेटस को मिटी कम्युनिटी को, जो कि 10 साल पुरानी एक रिकमेंडेशन थी। जो लेटेस्ट राउंड ऑफ अनरेस्ट इरप्ट हुआ मई 3, 2023 को, जब एक ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया एक मार्च को जो प्रोटेस्ट करेगा अगेंस्ट द डिमांड ऑफ द नॉन ट्राइबल मिटी कम्युनिटी टू बी इंक्लूडेड टू शेड्यूल ट्राइब। मतलब इसको क्यों दिया जा रहा है, इसलिए ये लोग इसको प्लान किए थे। जो डिवाइड हुआ मिटीज़ एंड कुकीज़ में वेरियस इशूज़ पे, वो बहुत ही दिन से चला आ रहा है, ठीक है। मणिपुर हाई कोर्ट ने अप्रैल 19, 2023 को मणिपुर गवर्नमेंट को बोला कि वो सबमिट करें 10 ईयर ओल्ड रिकमेंडेशन यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को कि वो इंक्लूड करे मिटी कम्युनिटी को एसटी में 4 वीक के अंदर में, ठीक है। अब देखिए एसटी से रिलेटेड कुछ कमिटीज़ हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे लोकूर कमेटी 1965 में आया था, उन्होंने रिकमेंड किया था 5 क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। क्या क्या था वो 5 क्राइटेरिया? प्रिमिटिविटी, ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, विद द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। फिर आया आपको भूरिया कमीशन। देखो आपको याद होनी चाहिए कमीशन, फिर बाद में मत कहना कि आपने बस बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। भूरिया कमीशन 2002-2004 की बात कर लेते हैं। ये फोकस किया था वाइड रेंज ऑफ इशूज, जो कि 5th शेड्यूल से ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन की बात होगी, साथ साथ में वर्किंग ऑफ पंचायत और स्टेट के ट्राइबल वुमेंस की बात हो गई। भूरिया कमीशन 2002-2004 में जो आई वो बेसिकली एक वाइडर अप्रोच लेके आई और उन्होंने बात किया 5th शेड्यूल में किस तरीके से ट्राइबल लैंड, फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग ऑफ पंचायत एंड स्टेट ट्राइबल वुमेंस के बारे में। एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया 2013 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर वेरगुनस जाजा। इनके एम्बिट में बनाया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 5 क्रिटिकल इशूज़ को रीड करना था ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, जैसे लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो चाहते नहीं लेकिन आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, और माइग्रेशन एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी इस पे बात की गई, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल मणिपुर के इशू के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। 11 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी एसेंट दी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को कि वो एक्ट बन जाए। ये बिल जो है वो पास किया गया दोनों सदनों में, अपर एंड लोअर हाउसेस में, इंडियन पार्लियामेंट में अगस्त 7, 2023 को। अब इस न्यू एक्ट के बारे में जानते हैं। यह जो एक्ट है स्टेट का, वो बताती है कि जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो एम्पावर करेंगे कि उनके पास कुछ एक्सरसाइजेज होंगे, उनका उसमें सोल डिस्क्रिशन होगा, वो अपने विवेक का यूज करेंगे और वही डिसीजन लेंगे कुछ वेरियस मैटर्स पे, जो कि इंक्लूड करेगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के रिकमेंडेशंस के लिए, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटीज़ रिकमेंडेशन पे, और साथ साथ में ही प्रोरोगेट भी कर सकते हैं, समन भी कर सकते हैं एंड डिसोल्यूट भी कर सकते हैं दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली को। समझ रहे हो आप? इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यही हो गया, एलजी एज द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। एलजी को एम्पावर किया जा रहा है कि वो अपॉइंट करेंगे हेड्स ऑफ बोर्ड को एंड कमीशंस को। समझ रहे हो? तो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे हैंडीकैप की तरफ फील करेगी। क्रिएशन किया जाएगा नए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एनसीसीएसए को क्रिएट किया जाएगा। अब कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं एनसीसीएसए की। जो एनसीसीएसए है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उनको चेयर करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इस अथॉरिटी के बाय डिफॉल्ट। चीफ सेक्रेटरी होंगे जो कि सर्व करेंगे एज अ मेंबर, और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे दिल्ली के, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। डिसीजन जो लेगी एनसीसीएसए वो लिया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के तरीके से, जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उसके एम्बिट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर लें, एलजी जो होंगे
वो रिटर्न कर सकते हैं। अब देखो सारी डिसीजन लेंगे एनसीसी से, वोटिंग होगी, बात बन जाएगी। अब मामला फंसेगा कहाँ पे? मामला यहाँ फंसेगा, जो एलजी होंगे वो रिटर्न कर सकते हैं एनसीसी एसएस के रिकमेंडेशन को। अगर वो डिसएग्री करते हैं तो एलजी की डिसीजन जो होगी वो फाइनल होगी इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो यहीं पे तो इशू आ जाता है ना, यहीं पे तो इशू आ जाता है। काम तो यहाँ से करवा लिए लेकिन यहाँ फंसा दोगे, ठीक है। तो एक हुक होता है ना, हुक, वो हुक बना रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी की स्टेटस मिली है। मैंने ऑलरेडी जो 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाया था आज दृष्टि में, उसमें बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको। नेशनल पार्टी स्टेटस मिली है आपको आम आदमी पार्टी, और ये बहुत ही प्रेजेबल वर्ड है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस का दर्जा मिलना। इसका सबसे बड़ा कारण, रीज़न ये है कि इतनी जल्दी, इतने कम समय टाइम फ्रेम में किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस का दर्जा नहीं मिला था इससे पहले। तो आम आदमी पार्टी वॉज डूइंग वेरी ग्रेट। वाई एम टेलिंग वॉज डूइंग वेरी ग्रेट, क्योंकि अभी तो सारे के सारे जेल में डाले जा रहे हैं, आप देख ही रहे हो, है ना। तो जब जेल में ही रहेंगे तो फिर क्या काम करेंगे? कोई काम नहीं होगा। तो आम आदमी पार्टी के ईडी समन तो होती ही रहा है डेली डेली, साथ साथ में ही तो वो पार्टी चलेगी कैसे? लेकिन फिर भी ये एक कमेंडेबल उनका एक रोल था। तो 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ किया नेशनल पार्टी स्टेटस ऑफ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी को से विड्रॉ किया, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी से विड्रॉ किया, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से भी विड्रॉ कर लिया उनके नेशनल पार्टी के स्टेटस को। और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है बिसाइड्स दिल्ली, गोवा, पंजाब में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप जो है वो एक स्टेट पार्टी बनी है इन गुजरात। 2022 के असेंबली इलेक्शंस पोल के बाद उन्होंने सिक्योर किया था, कितना सिक्योर किया था? 12.92% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन के रूल से बात करें, कमीशन के रूल से बात करें, एक पार्टी को मिलेगी नेशनल स्टेटस अगर वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज स्टेट पार्टी। कम से कम 4 स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जा रही है तो कम से कम उस पार्टी को 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल होनी चाहिए। कम से कम 6% ऑफ वैलिड वोट्स, 6% ऑफ वैलिड वोट्स एंड 4 स्टेट्स में। ये कंडीशन याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो घबराने का नहीं है, ठीक है। और 2 सीट्स इच इन स्टेट असेंबली एंड लोकसभा पोल्स। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के रूल से के अकॉर्डिंग एक पार्टी को मिलेगी नेशनल स्टेटस अगर वो रजिस्टर्ड है एज ए स्टेट पार्टी कम से कम 4 स्टेट्स में। अगर उस पार्टी को स्टेट पार्टी बननी है तो उसको सिक्योर करना है कम से कम 6% वैलिड वोट्स जो पोल्ड हुए हैं उसमें 6% उसमें देना है, उसको चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। और एंड 2 सीट्स इच इन द स्टेट असेंबली एंड लोकसभा पोल्स, ये कंडीशन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के अकॉर्डिंग इंडिया की 6 नेशनल पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी आप, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्निशन का? जो नेशनल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताती है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल्स में, 2019 हैंडबुक में पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी तभी कंसिडर किया जाएगा वो जीतती है कम से कम 2% सीट टोटल सीट्स का इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। मतलब 3 स्टेट में कम से कम वो 2% सीट टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा में जीतनी ही चाहिए, ठीक है। अगर उसके कैंडिडेट्स पोल करते हैं एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स में कोई भी 4 स्टेट्स में और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस, और उनके कम से कम 4 एमपीज हों इन द लास्ट लोकसभा में, तब उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, तभी उसको ये सारी क्राइटेरिया है टू रिकॉग्निशन ऑफ एनी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी। अब बात करेंगे असेंबली इलेक्शन 2023, जो 5 स्टेट में उसके बाद भी तो पहले भी तो हुई थी। फरवरी 16 2023 को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन टू द त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली को हेल्ड किया गया, जिसमें 60 मेंबर्स त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए गए थे। बीजेपी पावर में आती है फिर से और वो मेजॉरिटी सीट जीतती है, 32 सीटें, फॉलोड बाय त्रिपुरा मोटा जो 13 सीटें जीतती हैं, ठीक है। बीजेपी के लीडर जो हैं कौन है आपको पता होगा, मानिक साहा जी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा सेकंड टाइम के लिए मार्च 8 2023 को फिर से वो सीट पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग
मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस मेघालय में हेल्ड किया गया था 27 फरवरी 2023 को। 60 मेंबर्स आपको पता होगा, 60 सीट्स यहाँ भी, 66 वहाँ भी। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के मेघालय में रिकॉर्ड 81.57% वोटर्स टर्नआउट हुए पोलिंग में। मार्च शायद 2023 को कॉनरेड संगमा जी स्वर्न इन किए एज ए मेघालय चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड सक्सेसिव टर्म। अब बात करते हैं हम लोग नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो हेल्ड हुआ था नागालैंड में फरवरी 27 2023 को। तो यहाँ भी 60 मेंबर्स की बात होगी। तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स, दिस ऑल आर 60। त्रिपुरा की बात करें तो बैम्बू इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। त्रिपुरा की बात करें, रोहिंग्या क्राइसिस कुछ थोड़ा सा इफेक्टेड था ये एरिया। त्रिपुरा की बात करें तो बैम्बू से बने हुए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दी जाती है। ठीक है, चलिए नागालैंड की बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ भी 60 मेंबर्स थे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो रूलिंग है एनडीपीपी बीजेपी की जो अलायंस है, ठीक है, उसने पावर को रिटेन किया नागालैंड इलेक्शन में। दो पार्टी ने मिलकर 33 सीट्स को सिक्योर किया। नागालैंड पॉलिटिकल जो बहुत बड़े दिग्गज हैं नेफू रियो, उन्होंने फिर से ओथ लिया एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड पांचवी बार, आप समझ सकते हो। तो वो दिग्गज हैं, इसीलिए उनको दिग्गज से मेंशन किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग जब गांधी जी हमारे देश आए थे, ठीक है, जनवरी 9 1915, 17th प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआईज की बात होती है यहाँ पे। यह 17वां एडिशन था। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को। कहाँ पे किया ये याद रखनी है, इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर लगातार, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, 6वीं बार या 7वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में टॉप पे आया है। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया वो जनवरी 9 2023 को किया था। प्राइम मिनिस्टर जी ने रिलीज किया एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, ठीक है, ये जो स्टाम्प लॉन्च किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट इवर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन को भी लॉन्च किया। इसकी थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, कॉन्ट्रीब्यूशन टू डायोस्फेरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आप अगर देखोगे तो इंडिया के जो एनआरआईज हैं वो बहुत ही ज़्यादा टर्नआउट भेजते हैं, बहुत ही ज़्यादा फंड्स भेजते हैं इंडिया में, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, जो थीम था प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का वो है डायोस्फेरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना अमृतकाल की ड्यूरेशंस को। लगभग 3500 डायोस्फेरा मेंबर्स लगभग 70 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे, रजिस्टर किए थे फॉर पीवीडी कन्वेंशन। जो चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस के वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये याद रहना चाहिए, प्रेसिडेंट हैं कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के। और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये प्रेसिडेंट हैं आपको रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल नेशनल करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वही डालूंगा, आपको मैं डाल दूंगा करंट अफेयर सेगमेंट में टेलीग्राम चैनल पे। साथ में ही अगर आपको लग रहा करना चाहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो इतनी मेहनत के बाद भी बस 20K 25K भी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब इसका एक वजह है, लोग देख तो रहे हैं, 1.6 लाख 7 लाख व्यूज़ आ रहे हैं लगभग 10 दिन 15 दिन में, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। व्यूज़ कर रहे हैं, पूरे आवर्स काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये रील्स नहीं हो सकता है, वो उनके सपोर्ट नहीं कर रहा उनके मेंटालिटी को, लेकिन फिर भी करना चाहिए। अगर सपोर्ट जब से मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पहले पढ़ के फिर पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको उस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल नेशनल अफेयर। वी विल कम विद द इंटायर बुक, पूरी बुक खत्म करूँगा, वो भी तमीज़ से करूँगा, इधर सिर्फ वन लाइनर्स को रीड करके नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको उसकी पीडी चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम ISP सिंप्लीफाइड। कुछ घंटों में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर सेगमेंट, लेट्स ज्वाइन। थैंक यू।